है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम इस समय एपीओ परीक्षा जो कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जा रही है, उसके विगत वर्षों के जो पेपर हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसी क्रम में हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा एपीओ जो 2018 की परीक्षा आयोजित की गई थी, उसके सीआरपीसी जो खंड है उसका जो 25 क्वेश्चन को हम देखेंगे क्योंकि सीटें बहुत कम हैं। तो इसके लिए हमारी रणनीति भी अच्छी होनी चाहिए, तभी प्री क्वालिफाई हो सकता है। और इसके लिए चाहिए सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी, और एक्यूरेसी तभी आ सकती है जब हम अधिक से अधिक प्री के प्रश्नों को सॉल्व करें। आते हुए भी क्वेश्चन को गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर बाद में ये कहा जाता है कि पेपर तो बहुत आसान था लेकिन कुछ नंबर से रह गया। तो इसलिए आइए दोस्तों शुरू करते हैं एपीओ पेपर, उत्तर प्रदेश एपीओ 2018 का सीआरपीसी खंड। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सुमेलित कीजिए। तो इसमें सुमेलित करना है कि किस धारा के अंतर्गत क्या उपबंध किया गया है। तो धारा 272 में न्यायालय की भाषा है, 1 का दूसरा। ये धारा 2 में परिवाद को परिभाषित किया गया है, 2 का पहला, 1 का दूसरा, 2 का पहला, ये तीसरा ऑप्शन मिल गया, बाकी 4 अपने आप। सी का चौथा, 321 में अभियोजन वापस लेना है और 257 में परिवाद वापस लेना है। तो इस प्रकार से विकल्प 3 सही है। नेक्स्ट, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत विवाहित पुत्री जिसके पास स्वयं के पर्याप्त साधन हैं अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है। तो ये केस बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा प्री में भी पूछी जाती है, इसके साथ साथ इसका मेंस में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है। जब हम आंसर राइटिंग करेंगे मेंस के लिए तो उसमें इसको देखेंगे। तो ये विजय मनोहर अरवड़ बनाम काशीराव राजाराम का जो केस था, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था। तो इसका भी विकल्प सही है। तीसरा, आईपीसी की किस धारा के अधीन किया गया अपराध सीआरपीसी की धारा 320 के अंतर्गत समनीय नहीं है। तो धारा 320 सीआरपीसी के अंतर्गत एक सूची दी गई है जिसके अंतर्गत आने वाले अपराध ही समनीय होते हैं और अन्य का समन नहीं किया जा सकता है। तो धारा 390 जो कि लूट को परिभाषित करती है, ये एक समनीय अपराध नहीं है बल्कि कैसा है, असमनीय अपराध है। चौथा, किस संशोधन के द्वारा उत्तर प्रदेश में सीआरपीसी की धारा 438 जो कि अग्रिम जमानत के प्रावधान से संबंधित 438 को पुनः प्रवर्तित किया गया है। तो 438 जो अग्रिम जमानत के बारे में प्रावधान किया गया है, ये नियम बाकी राज्यों में लागू था लेकिन उत्तर प्रदेश में लागू नहीं था। उत्तर प्रदेश में अग्रिम जमानत नहीं ली जा सकती थी, लेकिन इसे सीआरपीसी उत्तर प्रदेश संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा उत्तर प्रदेश में पुनः प्रवर्तित किया गया है। तो तीसरा विकल्प सही है। आईपीसी की धारा 376 घ के अंतर्गत अपराध के संबंध में अन्वेषण पुलिस थाने के बारसाधक अधिकारी द्वारा सूचना की तारीख से कितने समय में पूरा किया जाएगा। तो 376 घ जो कि गैंगरेप के अपराध को दंड की व्यवस्था करता है। तो अभी 2018 में बच्चों के प्रति बढ़ते हुए अपराध को देखते हुए सरकार ने इसमें संशोधन करके आईपीसी में 376 घ क और घ ख जोड़ा है। तो 376 घ क के अंतर्गत 16 वर्ष से कम आयु के बच्चे के साथ अगर सामूहिक बलात्कार किया जाता है तो ऐसे मामले में जो अन्वेषण होगा वो 2 महीने के अंदर पूरा किया जाएगा। तो सी सही है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में पीड़ित प्रतिकर योजना को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है अलग अलग एग्जाम में। तो ये धारा 357 क में दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की कौन सी धारा 164 के अंतर्गत व्यक्ति की संस्वीकृति या अन्य कथन को
दर्ज करने में हुई दोष और अनियमितताओं के समाधान के लिए अभिकल्पित है। तो ये धारा 463 में ये प्रावधान किया गया है कि अगर 164 या 281 के अंतर्गत अगर संस्वीकृति दर्ज करने में अगर कोई गलती या अनियमितता होती है तो उसका समाधान किसके तहत 463 के तहत किया जा सकेगा। इसका तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, कोई ऐसा व्यक्ति जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित हो कि हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति कहाँ दी गई है, तो दी गई धारा 160 का खंड 1 में दी गई है। ये इसका विकल्प ए पहला सही है। नेक्स्ट, कारावास का अधिकतम दंड जो संक्षिप्त विचारण में दिया जा सकता है, तो संक्षिप्त विचारण में अधिकतम कितना दंड दिया सकता है? 3 महीने का। संक्षिप्त विचारण में अधिकतम 3 महीने का दंड दिया जा सकता है। ये कहाँ बताया गया है? 262 के खंड 2 में। क्योंकि संक्षिप्त विचारण का जो प्रावधान किया गया है सीआरपीसी की धारा 260 से लेकर 265 तक में दिया गया है और इसके अंतर्गत जो अधिकतम सज़ा दी जाती है वो 3 महीने की दी जाती है। नेक्स्ट, सत्र न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो सत्र न्यायालय की स्थापना जो होती है राज्य सरकार के द्वारा की जाती है और इसमें न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। तो न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार के द्वारा और जजों की नियुक्ति उच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामलों के विषय में आरोप सीआरपीसी की निम्नलिखित किस धारा में विरचित किए जाते हैं? तो ये धारा 246 के अंतर्गत विरचित किए जाते हैं। तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, यदि कोई स्त्री जिसे मृत्युदंड दिया गया है गर्भवती पाई जाती है तो उसकी सज़ा को आजीवन कारावास में बदलने का अधिकार किसके पास है? तो इसके संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 416 में दिया गया है। 416 के अंतर्गत ये उच्च न्यायालय ऐसी स्त्री जो कि गर्भवती है और मृत्युदंड का सज़ा भोग रही है उसकी सज़ा को आजीवन कारावास में बदल सकता है हाईकोर्ट। तीसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में किसी पुरुष पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से प्रतिबंधित करती है? तो इसके बारे में प्रावधान किस धारा में दिया गया सीआरपीसी की? तो धारा 46 के 1 के परंतुक में इसके बारे में बताया गया है। धारा 46(1) का परंतुक है। इसमें यह बताया गया है कि अगर किसी महिला को गिरफ्तार किया जाना है तो उसकी गिरफ्तारी केवल महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा ही की जाएगी। अगर ऐसा संभव नहीं है तो महिला पुलिस अधिकारी की उपस्थिति होना जरूरी है। नेक्स्ट, कौन सा सही सुमेलित है? तो सुमेलित करने के लिए कह रहे हैं इसमें संज्ञेय मामलों में सूचना अर्थात एफआईआर धारा 154 में सही है। पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी धारा 44 में है ये, क्योंकि धारा 43 में प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी होती है। नेक्स्ट, पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करता है 41, ये सही है। आरोप की अंतर्गत दूसरी 11 सही। तो इसका विकल्प 2 गलत है, यही सुमेलित नहीं है, बाकी सही सुमेलित है सब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद सीआरपीसी की धारा 144 से संबंधित है? तो इसमें राम अवतार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य ये है 133 से संबंधित। प्रवीण कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण तोगड़िया ये 144 से संबंधित है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की कौन सी धारा लागू होगी जब पुलिस थाने का भार सहायक अधिकारी यह सूचना पाता है कि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इसका सही विकल्प धारा 174 है। यदि कोई व्यक्ति सामान्य से अन्यथा उसकी मृत्यु हो जाती है या वो आत्महत्या कर लेता है या जीव जंतु के या मशीन के आदि के द्वारा अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसी स्थिति में धारा 174 के तहत कार्रवाई की जाती है। नेक्स्ट, जिले के एक लोक अभियोजक की नियुक्ति की जाती है। तो जिले के
लोक अभियोजक की नियुक्ति जो है वो राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट, दोहरे दंड से संरक्षण या दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण सीआरपीसी की किस धारा में है? तो ये धारा सीआरपीसी की 300 में है। अर्थात किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। यही हमारे संविधान के धारा अनुच्छेद 20(2) में भी दिया गया है और भी कई जगहों पर इसका प्रावधान है। तो ये पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की किस धारा में संज्ञान शब्द को परिभाषित किया गया है? 2018 में ये क्वेश्चन जब पूछा गया था तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए थे, क्योंकि संज्ञान को संज्ञेय समझ बैठे, तो यहाँ पे गलतियाँ कई लोगों से हो गई थी। तो संज्ञान शब्द को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। संज्ञान के बारे में बताया गया है 190 में, लेकिन संज्ञान को परिभाषित नहीं किया गया है कहीं। ये सही है। नेक्स्ट, एफआईआर के संबंध में क्या सही है? प्रथम सूचना रिपोर्ट यह थाने के भार साधक अधिकारी को दी जाती है, सही है। सूचना दाता द्वारा हस्ताक्षरित होती है, ये भी सही है। यह मौखिक या लिखित हो सकती है, ये भी सही है। तो मतलब सभी सही है इसमें। नेक्स्ट, सीआरपीसी में दंडादेशों को स्थगित करने या माफ़ करने की शक्ति किसके पास है? तो किसके पास होती है? ये राज्य सरकार के पास होती है। 432 धारा 432 के अंतर्गत ये समुचित सरकार के पास ही शक्ति होती है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की किस धारा में न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय आरोप में परिवर्तन कर सकता है? तो न्यायालय आरोप में परिवर्तन करता है धारा 416 के तहत, और 17 के तहत ये होता है कि जब आरोप में परिवर्तन या परिवर्तन किया जाता है तो साक्ष्यों को पुनः बुलाया जाता है और उनकी परीक्षा की जाती है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 133 के अंतर्गत न्यूसेंस को हटाने के लिए कौन आदेश देता है? तो न्यूसेंस को हटाने के लिए कौन कौन आदेश देता है? डीएम देते हैं, एसडीएम देते हैं और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट देता है। सॉरी, डीएम, एसडीएम या कार्यपालक मजिस्ट्रेट देते हैं। तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट इसमें दिया नहीं है, तो डीएम है पहला, यही सही होगा। नेक्स्ट, सुमेलित करने के लिए दिया गया है दो सिद्धि से अपील, पहला। तो दो सिद्धि से अपील धारा 374 में दी गई है। 374 1 का चौथा, तो 1 का चौथा एक ही जगह पे है, मतलब सी विकल्प सही है। और मिला लेते हैं। दो सिद्धि से अपील 374, छोटे मामलों में अपील न होना ये बताया गया 376 में। दोष मुक्ति के मामलों में अपील धारा 378, और दोषी होना स्वीकार, अपराध स्वीकार करने पर वो 375 में बताया गया है। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, सीआरपीसी की धारा 13 के अनुसार विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जो है यह हाई कोर्ट के द्वारा की जाती है, जबकि केंद्र या सरकार या राज्य सरकार ऐसा विशेष अनुरोध करता है तो हाई कोर्ट के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, और यह 1 वर्ष के लिए नियुक्त होता है। इस प्रकार से ये आज के 25 सवाल पूरे हुए।